हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे ईरोडोप की सीरीज का ये 12th लेक्चर है और सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। और सर्कुलर मोशन में हम ईरोडोप की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम नंबर्स हैं 1.86 टू 1.90, 1.92, 1.94 और 1.107 ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 1.86 पे। पेंडुलम की प्रॉब्लम है और तुम्हें थ्रेड का डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है एक्सट्रीम पोजीशन में, सो दैट कि एक्सीलेशन एक तो एक्सट्रीम पे और लोएस्ट पोजीशन पे इक्वल हो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। पेंडुलम की प्रॉब्लम है एक्सट्रीम पोजीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो दैट कि एक्सट्रीम पोजीशन और बॉटम मोस्ट पोजीशन में एक्सीलेशन इक्वल हो। मतलब ये समझ लो कि ये है, जैसे ये थीटा है, तो तुम्हें थीटा फाइंड करना है, सो दैट कि 1 पे और 2 पे एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और यहाँ पे तुमने u इक्वल टू 0 से छोड़ा है, और ये मान लो l है तो ये भी l है। अब देखो, यहां से लेके यहां तक h की वैल्यू ये मेरे ख्याल से तुम जानते होगे l माइनस l cos थीटा आती है, क्योंकि ये टोटल हो गया l और ये टोटल हो गया l cos थीटा। इसका मतलब यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। इसका मतलब 2g l 1 माइनस cos थीटा। अब आई थिंक आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और लोएस्ट पोजीशन में केवल रेडियल एक्सीलरेशन होता है। तो हमें a1 इक्वल टू a2 करना है। और मैंने तुमसे कहा 1 पे केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और 2 पे केवल रेडियल एक्सीलरेशन होगा, या जिसको तुम नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कह सकते हो। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा, और रेडियल एक्सीलरेशन होगा v स्क्वायर बाई l। और ये v स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ से v स्क्वायर अपॉन l की वैल्यू कितनी होगी 2g 1 माइनस कॉस थीटा होगी। v स्क्वायर अपॉन l की वैल्यू 2g 1 माइनस कॉस थीटा, सो g साइन थीटा की वैल्यू 2g 1 माइनस कॉस थीटा आ गई। g कैंसिल, तो यहां से तुम थीटा फाइंड कर लो। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीम पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन होता है।
थोड़ा सा रीजन भी बता देता हूँ, वैसे क्लास में तुम पढ़ते ही होगे। जैसे अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे देखूं तो आप देखो ये टी है, ये एम जी कॉस थीटा है, और ये एम जी साइन थीटा है। अब देखो इस टाइम पे रेडियल एक्सीलरेशन 0 है, रीजन इस समय v की वैल्यू 0 है, और रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होता है। इसका मतलब t और एम जी कॉस थीटा इक्वल हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स ये रह गया एम जी साइन थीटा। तो इसकी वजह से तुम्हें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम, या कह लो जी साइन थीटा। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब अगर मैं बॉटम मोस्ट में देखूं तो बॉटम मोस्ट में टेंशन ये है और एम जी ये है। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स है ही नहीं इसमें, नहीं कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, और सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन होगा, रेडियल एक्सीलरेशन होगा। ये मेरे ख्याल से तुम थ्योरी में पढ़ते भी होगे। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम्हें ये थीटा निकालना था, सो दैट कि 1 और 2 पे एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों। 1 पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो जी साइन थीटा, 2 पे सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन जो वी स्क्वायर अपॉन एल, और वी स्क्वायर हो गया 2g h, और h हो गया l माइनस एल कॉस थीटा। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी तुम कई बार देखते होगे कि u इक्वल टू 0 से तुमने छोड़ दिया तो किस एंगल पे ब्रेक ऑफ कर जाएगा। तो तुमसे थीटा पूछता है, और ब्रेक ऑफ करते समय v कितना होगा, एक ये और पूछा हुआ है। वैसे इसका बड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर u की वैल्यू 0 हो तो जो ये ब्रेक ऑफ करता है वो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे करता है। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो सारी बुक्स में तुम्हें मिल ही जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3 पे, और ये रफली 48 डिग्री आता है। लेकिन चलो इसको प्रूफ भी कर दूंगा। अब सुनो, यहाँ पे ये मान लो h नीचे आता है, तो h की जो वैल्यू आएगी वो r माइनस आर कॉस थीटा होगी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में h इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा निकाला था, वैसे यहाँ पे तुम देखना तो h की वैल्यू आ जाएगी r माइनस आर कॉस थीटा। एक ये हो गया, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी। इसका मतलब √2g r1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे mg ये लगता, और नॉर्मल रिएक्शन ये होती, और ये एंगल भी थीटा होता, तो mg का जो अंदर को कंपोनेंट आता वो mg cos थीटा होता।
तो अगर मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में देखता, तो mg cos थीटा माइनस n mv स्क्वायर अपॉन r होता। क्यों? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन ये बनती, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और तुम्हें लग ही रहा होगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी, कम हो रही होगी, खुद ही फील आ रहा होगा। और ब्रेक ऑफ करते समय नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो और v स्क्वायर की वैल्यू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा कर दो। v स्क्वायर की वैल्यू कर देना 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से तुम निकालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाती है, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। और ब्रेक ऑफ करते समय तुम्हें स्पीड निकालनी थी, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास सही है नहीं है? स्पीड का ये एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें cos थीटा को 2/3 रख दो, बस हो गया। पुट cos थीटा इक्वल टू 2/3। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड है, जो करीब करीब आपको हर बुक में और हर फैकल्टी के नोट्स में मिल जाएगा। अगर तुम u 0 से छोड़ोगे तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे वो ब्रेक ऑफ करेगा। और उस टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन में आप cos थीटा को 2/3 पुट कर देना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें क्या था देखो ना, यहाँ पे एक स्लीव टाइप की है बेटा, ये है और ये स्प्रिंग है और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। और ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो तुम्हें इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है और ये हॉरिजेंटल सर्किल में घूम रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन है देखो। सही ढंग से देख लो क्या है, 90 डिग्री पे है, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है। तो तुम्हें स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है और हॉरिजेंटल सर्किल फॉर्म कर रहा है, हॉरिजेंटल सर्किल फॉर्म कर रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन एक थोड़ा सा एक मिस्टेक ये थी कि आपको स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ नहीं दे रखी थी, तो उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में दे रखी थी। तो लेट नेचुरल लेंथ ये मान लो L थी। अच्छा ये ध्यान रखना, स्प्रिंग से नहीं, यहाँ पे एक रिंग टाइप की बंधी हुई है, ये देखना, ये M मास है इसका। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री पे दो रॉड्स हैं और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L दे रखी है और एक रिंग है, उससे स्प्रिंग बंधा हुआ है और वो ओमेगा से घूम रहा है और हॉरिजेंटल सर्किल है। तो तुम्हें स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है। पहली बात तो हॉरिजेंटल सर्किल है तो वर्टिकल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, उसको छोड़ दो। अब मैं इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड फिगर बना दे रहा हूँ, वो सुनो क्या है। जैसे ऐसे मान लो, यहां पे हो गया और ये हो गया और ये ऐसे ना इस टाइप से इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये मान लो। और मान लो इलोंगेशन x है, तो इसका मतलब ये हो गया L प्लस एक्स।
अब अगर मैं इसमें फोर्सेस देखूं तो कितने होंगे, देखो इसमें फोर्सेस देखूं तो कितने होंगे। एक तो इधर को लगेगा kx, और एक इधर को आएगी नॉर्मल डिरेक्शन, और मान लो ये वाला एंगल थीटा है और ये r है मान लो। तो अब देखो r मालूम है, l प्लस एक्स मालूम है, और थीटा है, मतलब तीनों का आपस में रिलेशन पता चल जाएगा ना तुम्हें। r है, l प्लस एक्स है और थीटा है, मतलब एक तरीके से जो cos थीटा हो गया वो l प्लस एक्स अपॉन r आ गया। तो केवल दो फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान रखना, kx और m। अब तुम्हें करना क्या है कि जैसे ना तुम एक चीज मान लो कि इस डायरेक्शन को x मान लो और इस डायरेक्शन को y मान लो। तो अब ये बताओ कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा ना। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन, वो तो होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन ये जीरो हो जाएगा, बस हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और एक इसको तीसरी इक्वेशन कह दो। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक थी कि स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ आपको नहीं दे रखी थी, उसको मैंने एल एज्यूम कर लिया था, और स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन इलोंगेशन एक्स मान लिया था। तो फिर ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो एल प्लस एक्स आ जाएगी, और इसको मैंने आर ले लिया, और इस पर केवल दो फोर्सेस लगे, के एक्स और नॉर्मल रिएक्शन, और एक्स डायरेक्शन में मतलब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बस इतनी इक्वेशंस फॉर्म कर लोगे तो काम चल जाएगा। और मैंने तुमसे कहा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस एम जी वगैरह वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है ना, साइक्लिस्ट कह रहा है राइड्स अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रेडियस आर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ये दे रखा है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट केवल आर पे डिपेंड कर रहा है। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ। तो तुमसे कहता है फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल सो दैट कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी ले चुके। क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा क्या है। सुनो, अब इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, नहीं सेंट्रीपिटल जो फोर्स मिलेगा वो फ्रिक्शन से मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब इक्वेशन तुमको ऐसी लगाओगे ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू म्यू एम जी, ये अप्लाई करोगे, एम से एम कैंसिल, और म्यू को रख दोगे म्यू नॉट वन माइनस आर अपॉन आर, ये हो गया म्यू नॉट वन माइनस आर अपॉन आर इंटू जी। तो यहां से v कितना आ गया बेटा, जो है v आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट जी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर।
r माइनस आर स्क्वायर बाई आर, ये आ गया। इक्वेशन देख लो अच्छी तरीके से क्या है। एम वी स्क्वायर अपन आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो म्यू एम जी के इक्वल होनी चाहिए, और म्यू को हमने रख दिया म्यू नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, ये हो गया। तो यहाँ से v निकाल लिया तुमने। अब यहाँ पे ना r वेरिएबल है एक्चुअल में, और ये v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0 पुट कर देना, बस हो गया। पुट dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो वहां से तुम r भी निकाल लोगे, किस r पे तुम्हें मैक्सिमम स्पीड ले सकते हो, और v की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को ना ये डाउट हो सकता है, फिर ये वाली r कौन सी है। नहीं, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है फिर ये कैपिटल R क्या है। तो एक्चुअल में क्या है ना बेटा, एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ध्यान से देखो, ये ऐसा हॉरिजेंटल प्लेन है, ये R है। अब साइक्लिस्ट यहां भी घूम सकता है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, साइक्लिस्ट इस R पे भी घूम सकता है। तो ये R अलग अलग है, और म्यू की वैल्यू इस R पे डिपेंड कर रही है, मतलब म्यू इज ए फंक्शन ऑफ R, ये कह लो। तो वो कैपिटल आर का तो जस्ट एक हॉरिजेंटल सर्किल है, बस ये कह लो कैपिटल आर का तो जस्ट एक हॉरिजेंटल सर्किल है, और उसमें फिर साइक्लिस्ट कहीं भी घूम सकता है। तो उस पर कंफ्यूज मत होना, कैपिटल आर से कंफ्यूज मत होना। कार दे रखी है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हॉरिजेंटल सरफेस दे रखी है, रेडियस दे रखी है, और म्यू दिया हुआ है। अब तुमसे डिस्टेंस पूछता है जब वो स्लाइड कर जाए, और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। हॉरिजेंटल सर्किल दिया हुआ है, कार दे रखी है, रेडियस दे रखी है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, और तुमसे कहता है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे जब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। अब देखो, हॉरिजेंटल सर्किल में जो भी आपको टोटल एक्सीलरेशन मिलता है वो फ्रिक्शन से मिलता है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि बिल्कुल क्रिटिकल केस की बात कर रहा हूँ। क्रिटिकल केस में एम ए की वैल्यू वो म्यू एम जी के इक्वल होनी चाहिए। नहीं है तो क्रिटिकल केस में एम ए की वैल्यू म्यू एम जी के इक्वल होनी चाहिए। मास तो चलो कैंसिल हो गया। अब ए कितना होगा, अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ए टी कितना दिया हुआ है, 0.62, और ए एन तुम जानते हो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इसका भी स्क्वायर। और मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर मोशन में जो वी स्क्वायर होगा वो ट्वाइस ए टेंजेंशियल इंटू एस होगा, लेकिन यहाँ पे एस जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। और ए टी की वैल्यू 0.62 है ये,
रेडियस तुम्हें 40 मीटर दे रखी है और म्यू तुम्हें 0.2 दिया हुआ है, जी को 9.8 रख लो चलो, तो यहां से तुम एस निकाल लोगे, बस हो गया। यहां से फाइंड क्या कर लोगे, फाइंड एस कर लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई कार हॉरिजॉन्टल सर्किल में चल रही है तो सर्कुलर मोशन में जो टोटल एक्सेलरेशन ए होगा वो उसको फ्रिक्शन से मिलेगा। और क्रिटिकल केस में जब वो स्लाइड स्टार्ट होने वाला तो मैं एम ए को म्यू एम जी लिख सकता हूँ, एम कैंसिल हो गया, ए हो गया √80² प्लस ए एन स्क्वायर, 80 ऑलरेडी दिया हुआ है, ए एन क्या होता है v²/r, और v² मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था वो होता है 280s। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वहां से s की वैल्यू फाइंड हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, देख लो क्या है इसमें ना। एक ये कोन है बेटा, और इसका जो हाफ एंगल है ये थीटा दिया हुआ है और ये ओमेगा से घूम रहा है और इसके ऊपर एक चेन रखी है। ये चेन रखी हुई है, स्मूथ दिया हुआ है। और ये चेन की रेडियस मतलब ये जो ये वाली रेडियस दे रखी है ये आर दे रखी है। तुम्हें चेन में टेंशन निकालनी है। अब सुनो, इस टाइप की जो सर्कुलर प्रॉब्लम्स होती है ना, तुमने उसमें देखा होगा हम ऐसे करते हैं कुछ, जैसे ये एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं ना, ये मान लो डी अल्फा ले लिया और ये मान लो डी अल्फा ले लिया। अच्छा, पूरी चेन का मास m दिया था, ये डी अल्फा ले लिया और उसके बाद ये t लेते हैं और ये t लेते हैं। और इस टाइप की काफी प्रॉब्लम्स तुमने की होंगी। ये वाला एंगल डी अल्फा आता है और ये वाला एंगल डी अल्फा आता है, और हम फिजिक्स केवल इतने पोर्शन में लगाते हैं ना, ये वाले पोर्शन में लगाते हैं। क्यों? ये जैसे ए है ये बी है, केवल फिजिक्स हम ए बी में लगाते हैं। तो अब तुम एक चीज देखो कि ए बी का पहले तो जो मास होगा डी एम कह दे रहा हूं, ये m/2 पाई इंटू 2d अल्फा होगा ना। मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिए सीधे कि 2 पाई एंगल का मास m है तो 1 एंगल का मास कितना होगा, और 2d अल्फा एंगल का मास कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड लगा दिया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, टी के जो कॉस कंपोनेंट होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, और टी के जो सेंटर की तरफ को कंपोनेंट आते हैं वो ऐड हो जाते हैं। उसको चलो मैं टी रेडियल कह देता हूं। टी रेडियल कितने हो जाते हैं, ट्वाइस टी साइन डी अल्फा। लेकिन छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 2t/d अल्फा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम इस टाइप से करते हैं ना कुछ।
कि हम छोटे से पोर्शन ए बी में फिजिक्स लगाते हैं, टेंशन के कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और टेंशन के साइन कंपोनेंट अंदर को आते हैं और वो 2t इंटू डी अल्फा आ जाते हैं। अब तुम ये देखो कि ये जो ए बी पोर्शन मैंने लिया है ना, एक तरीके से यहां पे लिया है बेटा ये। अब इस फिगर से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा, ये ए बी पोर्शन ये है। तो अब इसमें देखो फोर्सेस क्या होंगे, एक तो ये टी रेडियल इधर को आ जाएगा और एक इसमें नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी और एक इसमें नीचे को आ जाएगा एम जी। समझ में आ रही बात? एक फिगर थोड़ा और बेटर बना देता हूं, सुन लो। अब ये ए बी पोर्शन हो गया, इसमें टी रेडियल इधर को आ गया, देखो एन इधर को आ गया और डीएम इंटू जी इधर को आ गया और ये एंगल थीटा था, तो फिर ये एंगल थीटा, तो फिर ये एंगल थीटा। एन के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एन का ऊपर को कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा आई थिंक, और एन का इधर को कंपोनेंट आ जाएगा एन कॉस थीटा। इसके बाद तुम इक्वेशन जानते होगे कि एन साइन थीटा और डीएम जी इक्वल होंगे, एन साइन थीटा इक्वल टू डीएम इंटू जी और टी रेडियल माइनस एन कॉस थीटा, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये होगा टी रेडियल माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बस इतनों को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टेंशन ये हो गई इक्वेशंस और एक टी रेडियल ये हो गया, दो इक्वेशन ये कह लो। डीएम का भी दे दिया ना मैंने, तो आई थिंक मेरे ख्याल से लिंक कर पा रहे होगे कि क्या था इसमें। दो अलग अलग फिगर तुम्हें एज्यूम करनी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बता देता हूँ क्या एक्चुअल में ना, ये इस टाइप का है बेटा, ये ड्रम टाइप का है, स्मूथ है और इसकी रेडियस आर दे रखी है और ये एक हॉरिजेंटल सर्किल है। एक को वेलोसिटी ना ऐसे हॉरिजेंटल से वी नॉट दे रखी है कुछ, लेकिन ये जो वी नॉट दे रखी है ये अलोंग द सरफेस ही है, ध्यान रखना, अलोंग सरफेस। मतलब ऐसा नहीं कि वो सरफेस को छोड़ रहा है, मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसे फिगर बनाओ, देखो ये ना जैसे अंदर की सरफेस ऐसे है मान लो, तो ये ऐसे दे रखी है बेटा जो है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस वी नॉट के दो कंपोनेंट कर लेना, बस हो गया। ये एक तो ये हॉरिजेंटल सर्किल के अलोंग आ गया, ये कह लो, और ये वाला एंगल थीटा दिया था, तो एक तो आ गया वी नॉट कॉस थीटा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछनी थी, बस हो गया, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन में एक्चुअल में थीटा अल्फा दिया हुआ है, जो थीटा दिया हुआ ना ये अल्फा है, ध्यान रखना।
तो सिंपल सी बात है कि जो हॉरिजेंटल सर्किल में घूम रहा है वो वी नॉट कॉस थीटा है, उसमें वी नॉट कॉस थीटा या वी नॉट कॉस अल्फा है, नहीं है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल सर्किल में घूम रहा है वो वी नॉट कॉस अल्फा है, ये कह लो। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी बताओ जो है, नॉर्मल रिएक्शन होगी एम वी नॉट कॉस एल्फा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ड्रम में अलोंग द सरफेस, समझ गए ना, अलोंग द सरफेस हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पे, हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पे वी नॉट वेलोसिटी दी तुमने, तो तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी थी। तो इसका मतलब अलोंग द सरफेस, अलोंग द सर्किल, हॉरिजेंटल सर्किल, जो वेलोसिटी मिलेगी वो वी नॉट कॉस एल्फा मिलेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपन आर, लेकिन वहां पे जो वी होगा वो वी नॉट कॉस एल्फा होगा, ये ध्यान रखना। फिगर में बहुत प्रॉपर नहीं बना पाया हूं, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे जो है, थोड़ा फिगर बनाने में मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, ये कुछ ऐसे मान लो, ये था ना बेटा, ये एक मैं सरफेस दिखा रहा हूँ उसकी ड्रम की ना, ये कह लो जो है, और ये ऐसे घूम रहा होता ना, आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये है, और तुमने ऐसे दिया था, ये वी नोट दिया था, और ये अल्फा दिया था। तो हॉरिजेंटल सर्किल के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस अल्फा आएगा। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में भी हम वी नॉट कॉस अल्फा यूज करेंगे, और वी नॉट साइन अल्फा इधर को आ जाएगा, उसी वर्टिकल में आ जाएगा, ये आ गया। और वी नॉट साइन अल्फा से ना ये ऊपर जाएगा बेटा जो है, वी नॉट साइन अल्फा से ऊपर जाएगा और वी नॉट कॉस अल्फा से घूमेगा, तो स्पाइरल टाइप का बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो मेरे ख्याल से फिगर विजुलाइज कर ली होगी कि वी नॉट साइन अल्फा से ऊपर जाएगा और वी नॉट कॉस अल्फा से वो घूम रहा है, तो वो स्पाइरल टाइप बनाता हुआ ऊपर को जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप से तुमने एक चेन रख दी है, बस ऐसे छोड़ दिए चेन, और इसकी लेंथ एल दे रखी है, और एल की वैल्यू देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 से छोटी है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बना, अल्फा कह लो, वो लेस देन 90 डिग्री होगा ना। और वैसे बाय द वे अल्फा होगा कितना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्यों आर्क अपॉन रेडियस, तो एल बाई आर होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये होगा। तुमने इस टाइप से इसको छोड़ दिया, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ए of each element of the chain when its upper end is released, ये क्या है, ऐसे छोड़ दिया तो each end इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें भी देखो क्या होगा, तुम यहां से थीटा एंगल पे जाओ, और डी थीटा की स्ट्रिप लो, अब इतने पोर्शन का जो मास होगा डी एम, इसको तुम कह लो एम अपॉन एल्फा इंटू डी थीटा हो गया।
मैंने यूनिटी मेथड लगाई है कि अल्फा एंगल का मास m है, तो 1 एंगल का मास m बाई अल्फा हो गया, इसका मतलब d थीटा का कितना हो गया। अब इसमें नीचे को वेट लगा, dm इंटू जी, और ये अगर थीटा है तो देखो ये वाला एंगल भी थीटा आता, इसका मतलब डीएम जी का इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो डीएम जी साइन थीटा होगा। और ये छोटा सा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है, अगर देखोगे तो ये छोटा सा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर मैं टोटल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखूं, अगर मैं टोटल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखूं तो इसका मतलब एफ टी कितना हो गया, एफ टी हो गया इंटीग्रेशन छोटा सा फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और लिमिट रख दोगे थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू अल्फा तक। और बिल्कुल शुरुआत में जब आप छोड़ते हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियल एक्सीलरेशन नहीं होता है बिकॉज v 0 होता है, तो केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब जो a होगा वो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और वो एफ टी अपॉन एम कर दोगे तो यहां से आ जाएगा। ये कह फिगर एक बार दोबारा देख लो कैसी थी। मैंने थीटा एंगल पे लिया था ना छोटा सा, तो ये डीएम जी था देखो, और ये थीटा लिया था, तो ये थीटा लिया था, तो डीएम जी का इधर को कंपोनेंट आया था डी एफ टी, तो ये आया था डीएम जी साइन थीटा। और थीटा की लिमिट्स मैंने बताया था कहां से कहां तक होंगी, ये एंगल अल्फा लिया था ना बेटा, ये वाला एंगल अल्फा लिया था, क्यों ये एंगल अल्फा लिया था, तो इसका मतलब थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएंगी, 0 से अल्फा तक। एक बार दोबारा देख लो क्या था। सबसे पहली बार एल की वैल्यू पाई आर बाई 2 से कम दे रखी थी, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम दे रखी थी, और अल्फा कितना होगा आर्क अपॉन रेडियस, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने थीटा एंगल पे डी थीटा का एक छोटा सा मास लिया डीएम, उसका डीएम जी नीचे लिया, फिर उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में छोटा सा टेंजेंशियल फोर्स निकाला डीएफ टी, और उसको 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स आ गया। और बिल्कुल शुरुआत में मैंने तुमसे कहा रेडियल एक्सीलरेशन हम पहले भी पढ़ चुके कि रेडियल एक्सीलरेशन नहीं होता है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दो तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या फिर टोटल एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है ना, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, कुछ बच्चों को डाउट क्या होता है, वो कहते हैं कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने सीधे सीधे क्या कर दिया ना, सीधे डायरेक्टली जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वो कर दिया। जबकि अगर तुम देखोगे ना, जैसे ये है, इस पे टेंजेंशियल फोर्स इधर को आएगा, इस पे टेंजेंशियल फोर्स इधर को आएगा, इस पे टेंजेंशियल फोर्स इधर आएगा, और इस पे टेंजेंशियल फोर्स इधर आएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो छोटे छोटे हमने टेंजेंशियल फोर्स की देखे तो उनकी डायरेक्शंस अलग अलग आ रही है, तो उनको हम डायरेक्टली ऐसे कैसे ऐड कर रहे हैं, ये तुम्हें समझ में आ रही होगी बात बेटा जो है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में ना, सर्कुलर मोशन में बड़ी अलग अलग टाइप की चीजें चलती हैं बेटा जो है। जैसे अलग अलग टाइप की चीजें क्या चलती हैं अब वो बताता हूँ।
जैसे एक तो तुमने देखा था ना v इक्वल टू √2as में, मैंने तुमसे कहा था ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और ये डिस्टेंस होती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है, अगर देखोगे तो थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है। उसी टाइप से तुम एक चीज देखो कि मान लो ये इस टाइप की प्रॉब्लम जब तुम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हो, ये मान लो 20 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, और ये मान लो 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैं तुमसे यहां पर कहता हूं कि एक्सीलरेशन निकालो, तो तुम नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कर देते हो। इसका मतलब 20 माइनस 10 कर देते हो सीधे, उसमें ये 90 डिग्री वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखते, मतलब उसको वेक्टर की तरह थोड़ी कर रहे हो आप जो है, तो 20 माइनस 10 अपॉन टोटल मास कर देते हो। आई थिंक मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लॉज ऑफ मोशन में जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो हम नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कर देते हैं, तो वहां पे हम वेक्टर की तरह थोड़ी ट्रीट करते हैं, देखा जाए तो 90 डिग्री को थोड़ी कंसीडर कर रहे हैं बेटा जो है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ होगा कि यहाँ पे जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स होगा वो सीधे फिर नॉर्मल तरीके से ऐड हो जाएगा, बस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टी हो जाएगा ये। तो बाकी चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। सो थैंक यू एंड गुड डे।